हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज हम उद्देशिका की प्रश्न मीमांसा लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं इस वीडियो में। और आज उद्देशिका के संदर्भ पर जितनी भी प्रश्नावलियां हुई हैं अभी तक आईएएस पीसीएस के एग्जाम और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, उद्देशिका पर 3 वीडियोस लेकर के आएंगे। पहला वीडियो आपको हमने उद्देशिका को याद कराया, दूसरी वीडियो में मैंने उद्देशिका का अर्थ और निहितार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत किया, पूरी उद्देशिका के एक एक शब्द का विश्लेषण प्रस्तुत किया, और ये तीसरी वीडियो है जो उद्देशिका पर सारे प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेगी, जो अति महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम्स में अभी आए हैं और आ भी सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न तो ये बनता है कि दुनिया का वह कौन सा संविधान है जिसने सबसे पहले अपने संविधान में उद्देशिका को स्थान दिया। यह इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है क्योंकि दुनिया के सभी संविधानों में उद्देशिका नहीं है शामिल। तो कुछ संविधानों में उद्देशिका है, कुछ में नहीं है। तो वह देश सबसे पहले जिसने अपने संविधान में उद्देशिका प्रस्तुत की वह है अमेरिका। तो अमेरिका ने सबसे पहले अपने संविधान में उद्देशिका को स्थान दिया। उसके बाद दुनिया के तमाम संविधानों में उद्देशिकाओं का चलन शुरू हो गया और भारत ने भी अपने संविधान में उद्देशिका को स्थान दिया है। अच्छा, तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि भारत की जो संविधान है, जो मूल संविधान है, उसमें प्रस्तावना को हस्तलिखित किसने किया? तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, मूल संविधान की प्रस्तावना, उसको हस्तलिखित किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो ये मूल संविधान की जो प्रस्तावना को हस्तलिखित किया, उस हस्तलिखित प्रस्तावना को सौंदर्यीकृत और अलंकृत किसने किया? तो सौंदर्यीकृत और अलंकृत करने का काम किया था व्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने। देखिए यहां हर और हर, तो इससे ध्यान में आ जाएगा आपको। और ये बिहारी भगवान कृष्ण का ही एक नाम है और वो नारायण के स्वरूप है, तो वो प्रेम के स्वरूप है। तो इससे भी आपके ध्यान में ये नाम याद करने में सुविधा हो जाएगी। तो ऐसा थोड़ा आप जो है कि इतने बड़े नाम को याद करने में थोड़ा अपने दिमाग को एडजस्ट करेंगे तो ये नाम याद हो जाएगा। चलिए हम लोग अब जो है तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वह यह बनता है कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। हमारी प्रस्तावना भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प प्रस्तुत करती है। तो उसमें पहली ही लाइन में कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो यह जो है कि प्रस्तावना यह संकल्प प्रस्तुत करती है कि भारत को एक ऐसा गणराज्य बनाएंगे जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, जो समाजवादी आदर्शों पर चलेगा, जो पंथ निरपेक्षता को अनुपालित करेगा और जो लोकतांत्रिक होगा और गणराज्य होगा। तो कुल मिलाकर के यह जो है कि संकल्प प्रस्तुत करता है। फिर इसी पर जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कई बार एग्जाम्स में कि ये जो 4-5 टर्म्स हैं इनका सही क्रम क्या है। तो सही क्रम जो है कि आपको याद कराने का, जो उद्देश्य को याद कराने का वीडियो बनाए हैं उसमें भी इस चीज को याद करा दिए है। वैसे फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं। क्या? प्रभु सम पंथ लोक गण कहें चाहे मां कहें नहीं। तो इससे जो है कि तुलसीदास जी की कोई
पंक्ति रामचरितमानस की जैसा मन में आएगा और इसका अर्थ भी अच्छा निकलता है। अगर कहें प्रभु सम पंथ लोक मानाहि, यानी हे प्रभु आपके जैसा संसार में कोई पंथ, कोई रास्ता, कोई पंथ के स्थान में धर्म रख देते हैं, अगर कोई धर्म नहीं, तो इससे यह भी अर्थ निकलता। कुल मिलाकर के यह क्रम याद करने के लिए बहुत बढ़िया हो गया। तो ये अच्छा, फिर एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न अगला बनता है वह यह है कि भारत की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन अभी तक हुआ है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। तो भारत की उद्देशिका में अभी तक केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वह कब हुआ है? वह है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 76 में 6 है और 42 को जोड़ के 4 और 2 को तो 6 आ जाता है। ऐसे ध्यान में बैठा लेंगे तो सन 76 नहीं भूलेंगे 42 के साथ जोड़ करके। तो एक बार संविधान में संशोधन हुआ है, वह हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 का। और फिर एक और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न यह बनता है कि 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में क्या संशोधन किया गया? तो उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए। वो क्या? यहां पर है ये 2 शब्द, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये 2 शब्द यहां जोड़े गए। और आगे जाकर के जहां ये कहा जाता है कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, ये इतना तो पहले था, ठीक है। उसके बाद जोड़ दिया गया और अखंडता। तो ये अखंडता शब्द और ये 2 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता, ये 3 शब्द जो है कि जोड़े गए। अब इसको ध्यान में बैठाने के लिए आप ऐसे ध्यान में बैठा लो, सपा अखंड। तो सपा अखंड है, इसको समाजवादी पार्टी से नहीं जोड़ लीजिए, सपा अखंड है, ऐसा ध्यान में बैठा लेंगे। तो सपा से क्या हो गया? स से समाजवादी हो गया, पा से पंथ हो गया और अखंड से अखंड। तो ये 3 शब्द सपा अखंड 76 में, सपा अखंड 76 में, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंड 1976 वाले संविधान संशोधन में, ऐसा जो है कि टर्म ध्यान में बैठा लीजिए। तो ये अच्छा, इतने के बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है वह यह है कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसके स्रोत क्या हैं? स्रोत से संबंधित जो है कि प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके 3 स्रोत हैं। भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसके 3 स्रोत बनते हैं। पहला स्रोत तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, वह जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। एज इट इज नहीं स्वीकार किया था, उसकी मूल भावना को स्वीकार किया था। वह प्रपोजल, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल जो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा के समक्ष, वह एक स्रोत है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के संविधान से भी हमारी उद्देशिका को प्रेरणा मिली है और वहां से भी कुछ चीजें ली गई हैं। फिर जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात और आती है वह यह, जो 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 का, इससे जो 3 शब्द आए वह भी हमारी उद्देशिका के स्रोत का हिस्सा बनते हैं। जो वर्तमान समय में हमारी उद्देशिका का स्वरूप है वह इन तीनों से प्रभावित है। इसलिए हम कहेंगे
और कहा जाता है कि हमारी उद्देशिका के ये 3 स्रोत हैं। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न बनता है वह यह बनता है कि हमारी उद्देशिका में नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय दिलाने के लिए या कितने न्याय दिलाने के लिए संकल्प व्यक्त किया गया है। तो 3 प्रकार का न्याय, हमारी उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय देने की बात करती है। कौन कौन सी आपने याद किया था? सारा, तो सा आ रा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने की बात जो है कि हमारी संविधान की उद्देशिका संकल्पित करती है। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है कि यह हमारा उद्देशिका देने के संकल्पित करता है, अपने नागरिकों को देने की गारंटी करता है। तो वो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देना चाहता है। वह कौन कौन से? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो ये जो है कि 5 स्वतंत्रताएं देने की गारंटी करता है या संकल्प करता है। अच्छा, फिर कौन से 2 प्रकार की समता का उल्लेख करता है हमारी उद्देशिका? 2 प्रकार की समता कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है। तो 2 प्रकार की समता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। यह भी, इस पर भी प्रश्न बनता है। इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण तरह का प्रश्न बनता है वह किस पर बनता है? जो सुप्रीम कोर्ट में 3 वाद चले और वह उद्देशिका को लेकर के उद्देशिका पर लेकर कुछ टिप्पणियां हुई, उन 3 वादों का जो है कि संदर्भ आता है। एक है 1960 में बेरुबारी संघवाद, संघ का वाद। तो बेरुबारी संघ का जो वाद है, इसमें उद्देशिका को लेकर के क्या टिप्पणी करी गई? इसमें उद्देशिका को लेकर के 2 टिप्पणियां आती हैं। पहला टिप्पणी तो यह है कि इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना, यानी उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना। यह जो है कि प्रश्न बनता है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना? तो वह है 1960 का बेरुबारी संघ का वाद। एक दूसरी टिप्पणी इसके साथ की है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में, वह यह कि ये जो उद्देशिका है वह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये बात, ये टिप्पणी जो है कि इसी वाद में की गई है। फिर जो दूसरा जो है कि वाद है वह 1973 का है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये तो इस वाद में क्या हुआ? इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी संघ के वाद में जो टिप्पणी की थी उसके पलट जो है कि उसके उलट बात कही और क्या कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, संविधान का अभिन्न अंग माना। यानी यह प्रश्न उठता है, बनता है कि संविधान का अभिन्न अंग किस वाद में उद्देशिका को सुप्रीम कोर्ट ने माना? तो वह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद 1973 का। अच्छा, अभिन्न अंग मान देने से प्रभाव क्या पड़ता है? अभिन्न अंग का तात्पर्य क्या हुआ? अभिन्न अंग मान लेने का तात्पर्य यह हुआ कि संसद को जो संविधान संशोधन की जो शक्ति प्राप्त है 368 अनुच्छेद के अंतर्गत, उस शक्ति का विस्तार संविधान की उद्देशिका पर भी हो जाता है। इसी के प्रतिफल के रूप में आप समझिए कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो लागू किया गया, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं,
यह बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, अभी तक के संविधान संशोधन में प्रायः सबसे बड़ा संविधान संशोधन, इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहा गया। तो 73 में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को अभिन्न अंग घोषित कर दिया और 76 में इतना बड़ा संविधान संशोधन किया गया और उसमें 3 शब्द उद्देशिका में जोड़े गए, वो आपको बता दिया। अच्छा, फिर इसी वाद में, केशवानंद भारती वाद में ही एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आई, वह यह, और इस पर भी प्रश्न उठता है, वह यह कि जब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान का यह अभिन्न अंग है और 368 अनुच्छेद के तहत यह संशोधन की शक्ति संसद को जो प्राप्त है उसके तहत इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, तो उसी समय एक और बड़ी टिप्पणी की संविधान संशोधन को लेकर के कि संसद संविधान की मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन नहीं कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे की अवधारणा जो है कि यहां पर प्रस्तुत करता है। तो प्रश्न यह उठता है कि संविधान, इससे यह प्रश्न उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस वाद में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की, तो वह वाद यह था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण वाद आता है जिसमें संविधान की उद्देशिका को लेकर के कुछ टिप्पणियां होती हैं, और वह वाद है क्या? वह है 1993 का एसआर बोम्मई वाद जो 1993 का है, इसमें जस्टिस रामास्वामी ने फिर से कहा कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, और जो इसमें इस बात का महत्व है वह इस बात से महत्व है कि उन्होंने मूल ढांचे का जो अवधारणा है उसको स्पष्ट कर दिया, उसको और क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कुछ बातें हैं, वह क्या है? समाजवादी स्वरूप, भारत का संघीय ढांचा, भारत की एकता और अखंडता, भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। तो ये सब कुछ बातें हैं जिसको यहाँ पर यह स्पष्ट कर देते हैं और कहते हैं कि भारत का जो संविधान की संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है वह संशोधन तो करेगी, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। तो ये अच्छा, इसके साथ जो 2-3 प्रश्न अभी और बचे हैं वह यह बचे हैं कि देखें, एम हिदायतुल्लाह हैं, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा है। और यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा, संविधान की उद्देशिका को नहीं कहा, बल्कि आर्टिकल 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मूल अधिकारों में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में संकल्पित किया गया है,
उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा कहा। यहाँ पर संविधान की मूल आत्मा को लेकर के दो टिप्पणियां एक प्रकार से आ गई, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और एक एम हिदायतुल्लाह जी की, जो उन्होंने इस वाद में टिप्पणी करते हुए कहा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न महत्वपूर्ण। तो इसी के साथ एक अन्य जो है टिप्पणी संविधान की प्रस्तावना पर आता है, वह है के एम मुंशी जी का। के एम मुंशी ने संविधान की उद्देशिका पर एक बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा यह पॉलिटिकल होरोस्कोप है, यानी यह राजनीतिक जन्मपत्री है। संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वह के एम मुंशी जी ने कहा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत की संविधान की उद्देशिका पर आने वाले इतनी जो है कि प्रश्न मीमांसाएं बनती हैं और इन पर हमने सटीक जो है कि आपके साथ मीमांसा की है। आपका निश्चित रूप से मार्गदर्शन हुआ होगा और आपको परीक्षाओं में लाभ होगा। इस वीडियो को आप देखे हैं, एक बार और देख लेंगे, हर चीज याद हो जाएगी। तो आपको पसंद आया, बिल्कुल आप जो है कि अपने साथियों को शेयर करें और आप सब्सक्राइब कर लें। आगे बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।